हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल जितने भी प्रैक्टिकल आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल 12th क्लास के प्रैक्टिकल। तो देखिए सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है आप लोगों की है उसमें है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक, और किस मेथड से? यूवी मेथड। यू क्या है? वस्तु की दूरी, और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए करते क्या है, ध्यान देंगे। हम ये करते हैं, आप लोगों ने लैब में देखा होगा, ये ऑप्टिकल बेंच होती है। ठीक, ऑप्टिकल बेंच के एक स्टैंड में हम यहां पर एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। यहां पर एक उत्तल लेंस आप ऐसा लगा देंगे। ठीक, ऑप्टिकल बेंच में एक उत्तल लेंस यहां पर लगा देंगे एक स्टैंड में। ठीक, और एक पिन को इस तरफ रखेंगे और दूसरी पिन को उस तरफ रखेंगे। यहां पर दो स्टैंड दिए, एक स्टैंड को निकालकर अलग कर देंगे। ये यहां से ओपन हो जाता है, इसको खोलेंगे तो ये स्टैंड क्या होगा? अलग हो जाएगा और ये स्टैंड बीच में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी, ध्यान देंगे यहां पर। इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा ऐसा, जो कि स्टैंड में लगा रहेगा ऐसा। ठीक है, स्टैंड में ये कसा रहेगा। यहां पर ऑप्टिकल बेंच आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऑप्टिकल बेंच की रॉड होती हैं। ये दो रॉड होती हैं, ऐसी दो रॉड होती हैं ऑप्टिकल बेंच की। ठीक, तो यहां पर इसका स्टैंड यहां पर रखा रहता है। यहां पर 0 ले लेंगे आप। ठीक, एक स्टैंड में आप यहां पर एक पिन लगा देंगे ऐसी। ये पिन जो है ऐसी लग जाएगी आपकी, ऐसी पिन लग जाएगी। और ध्यान रखना, इसकी सेंटर एक्सिस से ही पिन की ये वाली शार्प एज जो है वो पिन के मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए ऐसी। और दूसरी पिन आपको यहां पर लगाना है। दूसरी पिन आप यहां पर लगाएंगे, ये दूसरा स्टैंड रहेगा, इसमें दूसरी पिन लगा देंगे ऐसे। ठीक, और मान के चलें कि आप लोग यहां से उस इमेज को, इस वाली पिन की इमेज को आप देख रहे हैं। इस वाली पिन की इमेज आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी आपके लिए वस्तु पिन, और ये वाली हो जाएगी प्रतिबिंब पिन, प्रतिबिंब पिन। ठीक, वो वस्तु पिन हो जाएगी। अब देखिए ये 0 है, तो यहां से यहां तक की दूरी जब आप मेजर करेंगे तो इसको A नाम दे देंगे। यहां से यहां तक की दूरी को B नाम दे देंगे, और यहां से यहां तक की दूरी को C नाम दे देंगे। ठीक, जब इस पिन की इमेज इसके ऊपर बनने लगेगी, ऐसी उल्टी इमेज बनेगी, तो आप अपनी आंख को दाईं ओर या बाईं ओर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पिन एकदम साथ साथ चलने लगती हैं ऐसे। उस कंडीशन में आप रीडिंग को नोट कर लेंगे। कैसे नोट करेंगे? वस्तु पिन की स्थिति, तो वस्तु पिन की स्थिति नोट करना है आपको। स्थिति हमने इसको A माना। ठीक, फिर इसके बाद में लेंस की स्थिति है, लेंस की स्थिति, तो लेंस की स्थिति को हमने क्या माना है? B। और इसके बाद में हम प्रतिबिंब पिन की स्थिति लेंगे, प्रतिबिंब पिन, तो इसकी स्थिति को हम नाम दे देंगे C। ठीक, अब ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये दूरी है 80, यहां पर 80 है, तो A की वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। ये दूरी है मान के चले 60, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 60,
और ये वाली दूरी मान के चले 20 या 30 है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, देखिए वस्तु पिन की स्थिति क्या होती है, वस्तु पिन की दूरी लेंस से वस्तु पिन की दूरी ये वाली है, तो ये वाली दूरी क्या होगी, तो ये वाली दूरी आप क्या करेंगे, 80 में से 60 को माइनस करेंगे, मतलब a माइनस बी। तो यहां पर आप करेंगे u निकालने के लिए a माइनस बी करेंगे, और v जब निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आएगी, ये कहलाएगी v और ये कहलाएगी u। तो v निकालने के लिए 60 माइनस 30 कर रहे हैं, मतलब b माइनस c। तो यहां पर b माइनस c से आपका b माइनस c करेंगे तो आपका v निकल के आ जाएगा। मतलब इस रीडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और जब b माइनस सी करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये u और v की वैल्यू निकल के आ गई, आपका एक सेट तैयार हो गया। ऐसे और भी इसकी वैल्यू को बदल कर या फिर पिन को आप फिक्स कर दीजिए और लेंस की पोजीशन को बदल कर उसके करस्पॉन्डेंस आप रीडिंग नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास और भी रीडिंग आ जाएंगी और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन में आपको मालूम है कि फोकल लेंथ क्या होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को नेगेटिव लेते हैं तो यहां से ये ऑब्जेक्ट की लेंथ नेगेटिव आएगी तो यहां माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस, तो f की वैल्यू आ जाएगी uv/u प्लस v। इसमें u और v के मान रखेंगे और f कैलकुलेट कर लेंगे, ये एक f निकल के आ गई। ऐसी आपकी 5 सेट आपको तैयार करना है कम से कम, और उन सब का एवरेज ले लेंगे तो उसकी ये फोकल लेंथ निकल के आ जाती है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर जो एक्सटर्नल आपसे कर सकता है। तो अपन एक्सटर्नल के क्वेश्चन पर आते हैं, लिखते जाएंगे और उनको तैयार करते जाएंगे। एक्सटर्नल का पहला क्वेश्चन होता है कि आपके प्रयोग का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर रहेगा यूवी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो पूरा आंसर बिल्कुल एक साथ ना दें, पूरा आंसर आप डायरेक्ट बोल दें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर वो पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको मालूम है कि ये धनात्मक होती है। फिर वो पूछेगा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, फिर वो पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी में किस तरीके का परिवर्तन हम कर सकते हैं, क्या हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी बदल सकते हैं। तो आंसर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम नहीं बदल सकते, किसी भी लेंस की फोकस दूरी नियत होती है। फिर वो पूछेगा कि अच्छा इसकी फोकस दूरी का क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप ये वाला मत बताओ, फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि म्यू क्या है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। फिर वो पूछेगा कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। जल का कितना होता है, 1.33 होता है। हीरे का कितना होता है, तो 2.4 होता है। वायु का कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और निर्वात का 1.003 के आसपास आता है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वो पूछ सकता है कि इसमें वस्तु पिन कौन सी है, तो ये वाली वस्तु पिन है। प्रतिबिंब पिन, ये वाली प्रतिबिंब पिन। इसको प्रतिबिंब पिन क्यों कहते हैं, क्योंकि वस्तु पिन का प्रतिबिंब इसी पिन के ऊपर बनता है और इसी पिन पर हम रखकर लंबन दूर करती है। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिबिंब पिन कहते हैं। तो फिर वो पूछेगा कि लंबन क्या होता है, तो लंबन आपको पता होना चाहिए कि दो वस्तुओं को आंख की एक ही सीध में रखकर आंख को दाईं ओर या बाईं ओर हटाने पर वस्तुओं में जो सापेक्ष विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारी आंख फिक्स है तो
तो हम आंख को केवल यहीं रख सकते हैं और हमें प्रतिबिंब भी देखना, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जब इसके ऊपर बनेगा और ये दोनों पेन अगर एक साथ चल रही है बिल्कुल, इसका मतलब डेफिनेटली वो प्रतिबिंब जो है वो इसी पर बना है। तो हम इसकी स्थिति नोट कर लेते हैं, वही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक। फिर वो पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आपके पास फार्मूला है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दोनों ओर के माध्यम पर, वक्रता त्रिज्या पर। फिर वो पूछेगा कि यदि हम लेंस को आधा काट दें या आधा हम किसी दूसरे कलर से इसको ढक दें पूरी तरह, तो प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अगर हम इसका आधा भाग अलग कर देते हैं, ऐसा ध्यान देंगे, यदि हम इसका आधा भाग अलग कर देते हैं तो इसकी फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माने आपका जो लेंस है वो आधा भी बचेगा तो भी इसकी वक्रता त्रिज्या वही होगी और अपवर्तनांक भी वही होगा, इस वाले फार्मूले से। फिर वो पूछ सकता है कि यदि लेंस को हम ऐसा ना काटें, अगर हम उसको ऐसा काट दें बीच से, तो क्या होगा। तो फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक समोत्तल लेंस बन जाएगा और समोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। फिर वो पूछ सकता है कि यदि किसी लेंस को अगर हम किसी दूसरे द्रव में रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लेंस की फोकस दूरी क्या होती, बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती, बढ़ जाती है। फिर वो पूछ सकता है कि यदि इस लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाता है कि लेंस दिखाई नहीं देता, तो जो द्रव है उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो आंसर है कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ठीक बराबर होगा। फिर वो पूछ सकता है कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल की तरह कब व्यवहार करेगा। तो आपको मालूम है कि जब लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, तो फिर लेंस दिखाई मतलब लेंस जो है वो अवतल की तरह व्यवहार करने लगता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करता है, मतलब इनकी प्रकृति क्या होती, बदल जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनती। फोकस दूरी का क्या फार्मूला होता है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये वस्तु पिंड की दूरी ये कहलाती है वस्तु की दूरी। इसको हम u से व्यक्त करते हैं और इसको हम v से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को कैसे निकाला जाता है। और अवतल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है, आप ऐसा रखेंगे अवतल दर्पण को एक स्टैंड के ऊपर, दूसरे स्टैंड में आप लगा देंगे वस्तु पिंड उसके प्रकाशिक केंद्र के लेवल से। ध्यान रखना, ये प्रकाशिक केंद्र से लेवल से हमने एक स्टैंड में वस्तु पिंड को लगा दिया, यहां पर इतना लगा दिया। तो हमें मालूम है कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, माने इस वाली पिन का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा और उल्टा बनेगा। आपको अवतल दर्पण की सारी स्थितियां पता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर होती तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर चला जाता है। तो इस हिसाब से आप सेट कर लीजिए इसको। आप यहां से देखेंगे तो इस पिन का प्रतिबिंब आपको यहां दिखेगा। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन होता क्या है कि अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस होती है। संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है। तो संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं के ऐसे जोड़े पाए जाते हैं कि एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को संयुग्मी फोकस कहती है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के बाहर जब वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और यदि वस्तु का प्रतिबिंब मतलब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, ठीक। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता। तो यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में बने हुए वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ध्यान से सुने, अवतल दर्पण में बने हुए वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आंसर है 0। क्यों? क्योंकि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, तो इसका आंसर 0 आता है, ध्यान रखना। और अधिकतम कितनी होती? इन्फिनिटी, क्योंकि जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो मैं आपको यह बता रहा था कि एक्चुअल में होता क्या है कि इस पिन का प्रतिबिंब यहां पर बना, आप यहां पर एक पिन रखकर लंबन दूर करेंगे और ये कहलाएगी प्रतिबिंब की स्थिति, ये वाली, ठीक, ये प्रतिबिंब की स्थिति कहलाएगी। जब इसका प्रतिबिंब यहां पर बना है तो आपकी ये वाली पिन का प्रतिबिंब भी इसके ऊपर बनता है, ध्यान रखना। तो जब आप यहां से देखते हैं तो आपको 4 पिन दिखाई देती हैं और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस किस के बीच हमें लंबन दूर करना है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ये वाली पिन पर आप थोड़ी सी चॉक पाउडर या कोई कागज वगैरह चिपका दे या चॉक पाउडर यहां पर चौक लगा दे, ताकि आपको पता रहे कि इसको हमने वस्तु पिन माना है और इस चॉक पाउडर वाली पिन का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो इसको हमने प्रतिबिंब माना है। तो इस तरीके से लंबन दूर कर लेंगे और यहां से इसकी, मान लीजिए कि आपकी बेंच यहां पर है और यहां पर बेंच का 0, तो ये वाली दूरी को आप A ले लेंगे, ये वाली दूरी को आप B ले लेंगे और ये वाली दूरी को C ले लेंगे। और जब U निकालेंगे तो U क्या होती? दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये वाली दूरी होगी U, तो U कितना हो जाएगा? A माइनस B, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस B। जब आप ये वाली दूरी निकालेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, ये कहलाएगी V, तो क्या हो जाएगी? A माइनस C। ध्यान रखना है इसको, क्योंकि दर्पण को आपने A माना है, तो A में से B को घटाएंगे तो U निकलेगा और फिर A में से ही आपको C को घटाना पड़ेगा। तो V जो निकल के आएगा, ये वाली दूरी, ये निकल के आएगी आपकी V बराबर A माइनस C, ऐसा निकल के आएगा, क्योंकि दर्पण को हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो U और V के मान निकालकर अब फार्मूला जो होता है दर्पण समीकरण 1/f = 1/v + 1/u, इसमें मान रखेंगे और निकाल देंगे। ध्यान रखेंगे जब साइन कन्वेंशन के यूज करते तो दोनों में माइनस आने लगता है, क्योंकि दोनों, तो जो f आता है वो आता है -uv/u + v, ऐसा। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती कि ऋणात्मक, तो आंसर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर वो पूछेगा यदि किसी दर्पण को बीच से तोड़ दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर भी है कि प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वो पूछेगा अगर इस दर्पण को हम किसी जल में डुबा दें, अगर किसी पानी में डुबा दें दर्पण को, तो क्या इसकी फोकस दूरी बदलेगी, तो आंसर है नहीं बदलेगी। क्यों? दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है F = r/2। तो ध्यान रखेंगे फोकस दूरी केवल और केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके से अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो आपको मालूम कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फिर इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और वो आभासी होता है। फिर गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यह भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र तक आ रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां से कहां जाएगा, तो निश्चित रूप से वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से वक्रता केंद्र तक आएगा। माने वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र तक आ रही है तो प्रतिबिंब केवल फोकस से वक्रता केंद्र तक आ रहा है। माने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वस्तु ने बहुत ज्यादा दूरी तय की और प्रतिबिंब ने बहुत कम दूरी तय किया, तो ध्यान रखना वस्तु की चाल ज्यादा होती है और प्रतिबिंब की चाल
कम होती। लेकिन जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र से फोकस तक आती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अनंत तक चला जाता है, मतलब अब प्रतिबिंब की चाल बढ़ गई और वस्तु की चाल कम हो गई। तो ये सब आप ध्यान रखना। तो ये आपका अवतल दर्पण से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब इसके बाद है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म की बात कर ले तो प्रिज्म क्या होता है, ध्यान देंगे यहां पर प्रिज्म। तो प्रिज्म में हम क्या करेंगे, प्रिज्म तो सबसे पहले बात आती कि प्रिज्म को देखिए, मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं, मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूं। प्रिज्म में जो है वो है क्या, प्रिज्म क्या है, तो देखिए दो अपवर्तक पृष्ठ जो किसी कोण पर झुकी हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुकी हैं, तो उनके बीच घेरा हुआ जो माध्यम होता है वो प्रिज्म कहलाता है। माने एक अपवर्तक पृष्ठ अगर ये है, मान के चले ऐसी, और दूसरी अपवर्तक पृष्ठ ये है, ये किसी कोण पर झुकी, तो इनके बीच में जो माध्यम घेरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये नीचे वाला माध्यम आधार कहलाता है, आधार, और ये कहलाता है अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। और इन पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। और इसको अगर हम ऐसा रखते हैं इस तरीके से, ऐसा, तो प्रिज्म को हमेशा ऐसा ही रखा जाता, इस तरीके से नहीं रखा जाता। इसकी अपवर्तक पृष्ठ लंबवत होनी चाहिए और जो त्रिभुजाकार पृष्ठ है ये समांतर होना चाहिए। तो प्रकाश का अपवर्तन इन पृष्ठों से होता है, इसलिए इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुकी होती है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। और समबाहु प्रिज्म के लिए इसका मान कितना होता है, 60 अंश होता है, ऐसा। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो सूत्र आता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। जब ये पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि ए क्या है, तो प्रिज्म कोण, डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। अब ये न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो ध्यान देंगे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता है, और एक निश्चित स्थिति के बाद विचलन कोण का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इसका ग्राफ जब आप खींचते हैं तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा, ध्यान रखिए। जब आपको ऐसा ग्राफ मिलता है तो ये वाला जो कोण है ये न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। और किसी भी विचलन जनरल डेल्टा के लिए हमारे पास दो आपतन कोण मिलते हैं, I1 और I2, ऐसा। लेकिन न्यूनतम विचलन के लिए ये मान एक ही होते हैं। इसका मतलब कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होती है। माने न्यूनतम विचलन की कंडीशन में आपतित किरण और निर्गत किरण प्रिज्म की सतह पर बराबर कोण से झुकी होती है, और ये अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, मतलब सममितीय अक्ष से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, एक बात और ध्यान रखेंगे, डेल्टा एम से पहले वाले कोण का ये जो अंतर है ये कम होता है और ये वाला अंतर ज्यादा होता है। ध्यान रखना, ये वाला अंतर ज्यादा आता है। माने आपका जो ये वक्र है ये सिमेट्रिक नहीं होता कि बिल्कुल सिमेट्रिक हो, दोनों तरफ ये मान बराबर हो, ये बराबर नहीं होते। ध्यान रखना, ये वाला मान का अंतर कम होता है और ये वाला मान का अंतर बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब इससे तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें। कभी कभी वो पूछ लिया कि न्यूनतम विचलन कोण मान लीजिए 38 डिग्री, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 38 डिग्री है, और वो पूछ लेगा कि एक विचलन के लिए इसका मान दे देगा 22 डिग्री, तो आपको एक आंसर देगा कि इन दोनों, मान लीजिए कि यहां पर मान कितना दे दिया उसने 30 डिग्री, तो निर्गत कोण कितना होगा। तो ध्यान रखना, आपको आंसर दिया है, मान के चले ए नंबर पर 30 डिग्री, बी नंबर पर 32 डिग्री, सी नंबर पर 40 या मतलब 28 डिग्री, और डी नंबर पर दे दिया उसने मान के चले 27 डिग्री, ऐसा। तो सही ऑप्शन कौन सा, तो आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 8 का। कितने का है, 8 का। ठीक, तो एक मिनट,
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहां पर 44, तो ध्यान रखेंगे एक मान होगा 44, एक मान हो गया 45, एक मान हो गया 43, एक मान हो गया 45। इस टाइप की अगर किया है आपको, ठीक, तो क्या करेंगे, अंदाजा लगाइए। ध्यान रखना चाहिए कि सर ने क्या बताया था। सर ने बताया था ये वाला अंतर कम होता, ये वाला ज्यादा। ये अंतर 38 है तो 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 और 8 36, वो 46, ठीक है। एक आध मान इसका 47 कर लो, तो ध्यान रखेंगे कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका 47, क्योंकि ये वाला मान इस वाले अंतर से ज्यादा आएगा। इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 46, आंसर कितना होगा 47, माने इससे कुछ ज्यादा अंतर होता है। खैर ये तो थ्योरी की बात हो गई। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। फिर प्रिज्म को अगर 20 से काट दिया जाए तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, तो विचलन कोण का आपको सूत्र पता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये विचलन कोण का सूत्र। अगर प्रिज्म कोण आधा होगा तो विचलन कोण भी आधा हो जाएगा। फिर कई बार पूछता है कि अगर इस प्रिज्म को हम किसी जल में डुबा दें तो विचलन कोण कितना हो, 1/4 हो जाएगा। भाई देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम डेल्टा वायु के लिए निकालते हैं तो ये आता है म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 इंटू ए, और जब जल में डुबा देंगे तो वाटर के लिए निकालेंगे तो प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, वाटर टू ग्लास जाएगी और माइनस 1 इंटू ए। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, और यहां पर कितना 3/2 माइनस 1, और ये कितना है, वाटर टू ग्लास कितना होता है, वाटर टू ग्लास होता है आपको ध्यान होगा 9/8 और ये -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 1/2 और 8/1, तो कट के कितना आ गया 4। तो अब आप देख लीजिए डेल्टा डब्ल्यू को अगर हम वहां गुणा कर दें तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डेल्टा ए का कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब विचलन कोण वायु में विचलन कोण का कितना होगा 1/4। तो इस तरीके से प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, आईडी ग्राफ क्या होता है, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, आईडी ग्राफ या आपतन कोण विचलन कोण वक्र कहलाता है। न्यूनतम विचलन क्या होता है, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है, किस कंडीशन प्राप्त होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद में आगे आ रहा हूं ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए ओम के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है सर्किट। तो ध्यान देंगे ओम के नियम का सर्किट कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसके समांतर क्रम में हम क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, एमीटर, ये मिली एमीटर लगाते हैं। ठीक, और यहां पर हम लगा देते हैं रियोस्टेट, जो परिपथ में बहने वाली धारा के मान को बदलता है, और उसके बाद में हम इसका संबंध कर देते हैं किससे, बैटरी से, या ऐसा भी करते हैं, ये ऐसा निकाल के और यहां पर क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, ये प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक, ऐसा सर्किट डायग्राम होता है। ये बैटरी का प्लस है, मान के चले, थोड़ा उल्टा ऐसा कर दे रहा हूं मैं, यहां माइनस कर दिया और यहां पर प्लस कर दिया, ऐसा प्लस। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये प्लस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट आपका बन जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर जब हम रीडिंग लेते हैं तो आपको मालूम कि वोल्ट मीटर का पार्ट का अल्पतमांक, पहले हमारा काम है अल्पतमांक। तो आप देख लीजिए वोल्ट मीटर में कि वोल्ट मीटर का जो ऐसा बनेगा, तो मान लीजिए कि यहां पर 2 वोल्ट लिखा है, यहां पर 4 वोल्ट लिखा है, यहां पर 6 वोल्ट लिखा है, और इसके बीच में मान लीजिए कितने खाने हैं, 10 खाने।
तो ये 10 डिवीजन का मान या 10 खाने बराबर कितना मेजर कर रहा है? 2 वोल्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 खाने बराबर 2 वोल्ट है, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा? तो एक खाने का मान आ जाएगा 2/10 मतलब 0.2 वोल्ट। तो अब आपको केवल खानों की संख्या मेजर करनी है, आपको इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं। आपने जैसे मान के चले कि आपने यहां पर 16 खाने मेजर किए, कितने? 16। तो आपको केवल ये 16 खानों में अल्पतमांक का गुणा कर देंगे आप, तो देखिए ये 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा और 3.2 वोल्ट निकल के आ जाएगा। यहां पर 2 वोल्ट आएगा और ये इसके बाद में 4 खाने और रहेंगे, मतलब 6 खाने, तो ये कितना आ जाएगा? 3.2 वोल्ट निकल। तो आपको इसकी रीडिंग से अब कोई मतलब नहीं, आप केवल खानों की संख्या गिनिए और खानों की संख्या में अल्पतमांक का गुणा करते जाइए। ऐसे एमीटर में करना है। एमीटर में कितने मिली एम्पियर बराबर, मतलब मान लीजिए कि उसमें मिली एमीटर में क्या है कि मिली एमीटर में यहां से 0 शुरू हो रहा है और मान के चले कि 5 खाने में यहां पर लिख दिया 10 मिली एम्पियर। ठीक, तो आप यहां पर मेजर कर लेंगे कि 5 खाने बराबर कितना है? 5 खाने बराबर है 10 मिली एम्पियर। ठीक, तो एक खाने का मान कितना होगा? तो एक खाने का मान हो जाएगा 5/10 मतलब 2 मिली एम्पियर। तो ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया अल्पतमांक। ये निकल के आ गया अल्पतमांक। अब आप खानों की संख्या गिन लें। मान लीजिए कि यहां पर 12 खाने मिले, तो 12 खानों में अल्पतमांक का आप गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो ये 24 मिली एम्पियर निकल गया, क्योंकि एक खाने में 2 मिली एम्पियर माप रहा है, तो ये 12 खाने में कितना माप लेगा? 24 मिली। तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालें, उनके अल्पतमांक का गुणा करें और ग्राफ बनाएं। अब इसके वाइवा के मौखिक प्रश्न पर आता है, तो ये पूछा जाता है कि ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये वोल्टमीटर। ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि ये वोल्टमीटर। ठीक, अच्छा, ये करता क्या? तो आंसर है ये वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब विभवांतर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच या इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो ये विभवांतर को मापता है। फिर क्वेश्चन आता है, इसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर है इसको हमेशा प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि अगर वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो आंसर है कि अगर वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये परिपथ में धारा के प्रवाह को बंद कर सकता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो आप आधा आंसर दें कि ये परिपथ में धारा के मान को बदल सकता है। तो अगला क्वेश्चन उसका रहेगा कैसे बदलेगा? तो आपका आंसर रहेगा कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। फिर वो पूछेगा, अच्छा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आपका आंसर रहेगा इनफाइनिट ओम। ठीक है, फिर वो पूछेगा ये क्या है? तो ये मिली एमीटर या एमीटर है जो भी, तो इसको कहां जोड़ते हैं? ये श्रेणी क्रम में जोड़ता है। अब वो पूछेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है? तो ये परिपथ में धारा के मान को मापता है, धारा को मापता है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से ये लाभ है कि ये प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। ये बहुत सुग्राही होता है, लेकिन साथ में ये इसके साथ श्रेणी क्रम में होने के कारण बचाने वाला ये परिपथ में धारा के मान को बढ़ने नहीं देता। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में अगर यहां एमीटर जोड़ेंगे तो पूरी धारा इससे होकर चली जाएगी और ये जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, इसके समांतर क्रम में शंट लगा रहता है। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इसको बनाते कैसे? तो धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ठीक है, कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं, और अधिकांश धारा का मान शंट से होकर चला जाता है। फिर आपने सावधानियों में लिखा है कि धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब परीक्षण लेना हो, तो वो पूछ सकता है कि ऐसा क्यों? तो आपका आंसर है
कि धारा अगर लगातार प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदल जाएगा। आप डायरेक्ट ये बिल्कुल मत कहें कि बढ़ जाएगा, बस ये कहें कि बदल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन उसका ये रहेगा कि क्यों बदल जाएगा। तो आंसर है कि लगातार धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो पूछेगा कि इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी जिससे इसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो पूछेगा कि ताप बढ़ने से क्या होता है, तो आप कहोगे ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो आ जाओ फिर। आर का मान कितना होता है, एम एन ई स्क्वायर टा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टा इंटू एल अपॉन ए। बिल्कुल लिख के समझा दो। ताप बढ़ने से टा का मान क्या होता है, कम हो जाता है, और अंश का हर का मान कम होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वो पूछेगा कि ये टा क्या है, तो आंसर है आपका कि ये श्रांति काल है। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है। तो आप लिखेंगे जब तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है तार के अंदर त्वरित गति करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत धनायनों के बीच टक्कर में लगा हुआ समय श्रांति काल कहलाता है। ठीक, फिर वो पूछेगा कि इसका क्या काम है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये धारा नियंत्रक होता है। एक परिवर्ती प्रतिरोध है जो परिपथ में बहने वाली धारा के मान को बदलता है, और इसका उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक विभव विभाजक के रूप में भी किया जाता है और धारा नियंत्रक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, फिर ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको मालूम की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो फिर कहेगा कि तार को अगर हम खींच दें तो क्या होगा, तो लंबाई को बढ़ाएंगे, जोड़कर बढ़ाएंगे तो n गुना बढ़ता है, और खींचकर बढ़ाने पर कितना बढ़ता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वोल्ट मीटर, ये जो वोल्टेज आप मेजर करते हो इसका मात्रक वोल्ट होता है। अमीटर है तो इससे धारा मेजर करते हो तो धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक, इनकी विमीय सूत्र पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर से पूछी जा सकती है। अब अगला प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिकल है जेनर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस। ये आपके सामने ये पीएन जंक्शन डायोड है का रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों का सर्किट यहां पर बना हुआ है। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है सर्किट को डिजाइन करना। सर्किट कैसे डिजाइन करना है ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा है 1 वोल्ट और यहां पर लिखा है 50 वोल्ट। यहां पर लिखा है 10 मिली एम्पियर और यहां पर लिखा है 100 माइक्रो एम्पियर। आपको मालूम है कि फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज कम होता है और करंट जो है वो मिली एम्पियर की होती है, और रिवर्स वाइज में वोल्टेज ज्यादा होता है और करंट माइक्रो एम्पियर की होती है। तो यहां पर दोनों के लिए 1-1 मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम इस नॉब को ऊपर की ओर रखेंगे तो ये ऊपर वाला स्केल मेजर करेंगे जिसमें 1 वोल्ट से पूरा 1 वोल्ट का है, और अगर हम इस नॉब को नीचे कर देंगे तो ये 50 वोल्ट तक मेजर करेगा। यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, ऊपर एमए लिखा है तो मिली एम्पियर है और नीचे लिखा है माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकाल लेंगे और नीचे भी हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो पहले अगर हम फॉरवर्ड बायस के लिए करना है तो कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, हम पहले करते हैं फॉरवर्ड बायस का। ठीक है, ध्यान देंगे फॉरवर्ड बायस का करते हैं हम, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं
फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनति। तो आपको मालूम है अग्र अभिनति का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड की श्रेणी क्रम में हम मिली एमीटर जोड़ेंगे, मिली एमीटर, और इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर ऐसा, और यहां पर हमने रियोस्टेट लगाया है, ये रियोस्टेट है, और रियोस्टेट कैसे जुड़ा हुआ है, बैटरी से, ये प्लस ये माइनस ऐसा, और ये इससे कनेक्ट है, और ये रियोस्टेट का इससे कनेक्ट। तो ये तो इंटरनल व्यवस्था है, ठीक। अब आपको सर्किट डायग्राम बनाना है फॉरवर्ड बायस की, तो ध्यान से देखना। ये पीएन जंक्शन डायोड का पी क्षेत्र है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव से, तो हमने ये इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक। यहां पर देखिए ये पी रीजन है, ये बैटरी के पॉजिटिव से। इसका नेगेटिव जो है वो मिली एमीटर के पॉजिटिव से, तो इसका जो नेगेटिव है वो मिली एमीटर के पॉजिटिव से ये जोड़ दिया, मिली एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक। और मिली एमीटर का जो माइनस है उसको कैसे जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया हमने बैटरी के माइनस से, खत्म। बस इतना डायग्राम है। अब हमें वोल्टमीटर बस जोड़ना है केवल पैरेलल में, ध्यान रखेंगे। ये डायोड है, डायोड के श्रेणी क्रम में हमने मिली एमीटर जोड़ दिया, और मिली एमीटर को लाकर माइनस से यहां जोड़ दिया। मतलब ये डायग्राम आपका देखिए, करंट यहां से चलेगी, डायोड से निकलकर मिली एमीटर में जाएगी, और मिली एमीटर से कहां आ गई, माइनस। अब हमें केवल वोल्टमीटर जोड़ना, तो क्या करेंगे, इसके प्लस को प्लस से जोड़ देंगे, और इसको माइनस से माइनस को जोड़ देंगे, बस। ध्यान रखेंगे वोल्टमीटर के सेम टर्मिनल बैटरी के सेम टर्मिनल से जुड़ती है, तो ये चला जाएगा इसका पैरेलल में, और ये लगा हुआ है रियोस्टेट। आपका फॉरवर्ड बायस का सर्किट बनके तैयार हो गया। अब आप क्या करें, ये ऊपर वाली इस नॉब को भी यहां ऊपर रखेंगे, और इसको भी ऊपर रखेंगे, दोनों को ऊपर रखना। तो ये मेजर करेगा 1 वोल्ट, और ये मेजर करेगा 10 मिली एम्पियर टोटल, यहां से यहां तक। तो यहां पर आप अल्पतमांक नोट कर लें कि यहां से यहां तक कितना लिखा, मान लीजिए कि यहां 0.2 लिखा है, और कितने खाने हैं, 10 खाने। तो आप मेजर कर लेंगे कि 10 खाने में 10 खाने बराबर 0.2 वोल्ट है, तो एक खाने का मान कितना होगा, तो एक खाने का मान हो जाएगा 0.2 बटे 10, तो ये हो जाएगा 0.02 वोल्ट, एक खाने का मान। ऐसे ही एमीटर है, यहां से यहां तक 10 मिली एम्पियर है, यहां से यहां तक मान लीजिए कि उसने लिखा 2 मिली एम्पियर, तो यहां पर भी 10 खाने बराबर 2 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो एक खाने बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे 10, मतलब 0.2 मिली एम्पियर, ऐसा। तो ये अल्पतमांक आपने निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल खानों की संख्या गिननी है, और अल्पतमांक का गुणा करते जाना, और रीडिंग लिखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नॉब को घुमाते चले जाएंगे, और एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करते जाएंगे, और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, पहले ऐसा रहेगा, फिर बढ़ेगा ऐसा, ठीक। अब रिवर्स बायस का करना, तो रिवर्स बायस का कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिए। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में, सॉरी, रिवर्स बायस में क्या होता है, उल्टा। बैटरी का मतलब जो पॉजिटिव है वो पीएन जंक्शन डायोड के नेगेटिव से, ये रिवर्स बायस का ये वाला। तो ध्यान रखें कि कैसे करना है। ये पी टर्मिनल, तो बैटरी के ये जोड़ेगा किससे, नेगेटिव से, ऐसा उल्टा। पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेगा, और एन टर्मिनल का ऐसे जोड़ेगा पॉजिटिव से। तो पहले मिली एमीटर का पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव में आएगा ये, ठीक भाई। देखिए एन टर्मिनल इसका बैटरी के नेगेटिव से है, और इसका जो पॉजिटिव है वो कहां जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव से, खत्म। ध्यान से देखिए, करंट यहां से चलेगी ऐसी, फिर इसके अंदर से ऐसी करंट आ रही है ऐसी, और देखिए करंट कहां से इंटर कर रही है,
एन से एंटर कर रही है। यहां अभी इसके पहले कहां से एंटर कर रही थी, पी से, अब एन से एंटर कर रही है। करंट ऐसी निकल के और यहां तक जा रही है नेगेटिव। ये हो गया आपका सर्किट। अब आपको केवल वोल्टमीटर लगाना है, तो इसका पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव से यहां से जोड़ देंगे और इसका नेगेटिव एमीटर के मतलब बैटरी के नेगेटिव से, खत्म। इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, ये यहां से ये ऐसा, और इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। बस अब आपका सर्किट बनके तैयार। आप क्या करेंगे, इस नॉब को दबाकर नीचे कर देंगे और इसको भी नीचे कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली रीडिंग आपको मेजर करनी है। ये दिया है आपको 50 वोल्ट और ये दिया है कितना, 100 माइक्रो एम्पियर। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। आप अल्पतमांक नोट करेंगे और फिर से टेबल बनाकर जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर में भी स्केल मेजर करना जरूरी होता है कि आपने एक खाना में कितना वोल्ट लिया है और एक खाने बराबर वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में क्या लिया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसमें बार-बार के क्वेश्चन आते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड ये क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों से हम मिलकर एक विशेष विधि जिसे डोपिंग कहते हैं, तो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। फिर वो पूछ सकता है पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, तो शुद्ध जर्मेनियम में जब हम त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। अग्रविनति क्या होती है, जब बैटरी का मतलब जब पीएन जंक्शन मतलब पीएन संधि डायोड का पी रीजन या पी क्षेत्र बैटरी के धन से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण से जुड़ा होता है, जिसको हम अग्रविनति कहते हैं, और उल्टा जुड़ा है तो इसको उत्क्रम अभिनति कहती है। अग्रविनति में धारा कितनी होती है, तो मिली एम्पियर की कोटि की होती है। पश्चाविनति में क्या होता है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। अब वो पूछेगा पश्चाविनति में माइक्रो एम्पियर की कोटि क्यों होती, तो आपका आंसर रहेगा कि पश्चाविनति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो धारा जो है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, डोपिंग क्या होता है, तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें, पीएन संधि डायोड के उपयोग बताइए, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है, डायोड का मुख्य कार्य है एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करना, उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जहां पर हमको ऐसे सर्किट बनाए जाते हैं जैसे आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है और अचानक लाइट गोल हो जाए, तो क्या करंट मोबाइल से वापस हो जाएगी, वहां पर भी इन डायोडों का प्रयोग किया जाता है ताकि करंट केवल एक ही दिशा में रहे, तो केवल मोबाइल चार्ज हो, डिस्चार्ज ना हो। तो जहां पर करंट को हमें एक ही दिशा में प्रवाहित करना है वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले प्रैक्टिकल को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है।